नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम इनफर्टिलिटी पर अपने माहिरीन से गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ था। अब पूछते हैं डॉक्टर आलिया बानो से कि इनफर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी होती हैं, जहाँ वो उन्होंने छोड़ा था वहीं से आगे बताएं हमें। जी मंजूर साहब, जो ट्यूब्स का मुआयना है उसकी हम बात कर रहे थे कि लैप्रोस्कोपी एक ऐसा तरीका है जो दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। इसके ज़रिए हमें ये पता चल जाता है कि यूट्रस की स्ट्रक्चर कैसा है, ट्यूब्स कैसी हैं, ओवरीज कैसी हैं, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, एडिशंस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो डॉक्टर कनीज़ फातिमा ने कहा कि इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से ट्यूब्स डैमेज हो जाती हैं। हमारे इलाक़े में बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन जो मरीज़ हमारे बलूचिस्तान की तरफ से आते हैं, पेशावर से आते हैं और अफ़गानिस्तान से आते हैं, उनके अंदर पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है, जिसमें टीबी की वजह से ट्यूब्स काफ़ी हद तक डैमेज हो जाती हैं। ट्यूब्स का खाली खुला होना ज़रूरी नहीं होता, ट्यूब्स का नॉर्मल फंक्शन करना भी ज़रूरी होता है। इसी तरह से एक टेस्ट होता है स्टेरोस्कोपी, उसमें यूट्रस के अंदर कैमरा डाल के देखा जाता है कि यूट्रस का अंदरूनी स्ट्रक्चर साख बिल्कुल ठीक है। इन दोनों टेस्ट के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो हमने कहा कि हमें मर्द के टेस्ट कराने हैं जिसमें हमारा सीमेन एनालिसिस हो गया, उसकी रिपोर्ट फिर आगे अगर कुछ एबनॉर्मैलिटी आए तो आगे उसके अंदर फर्दर टेस्ट होते हैं। ख़वातीन के अंदर हमने देखना होता है कि अंडा बनाने की सलाहियत बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और ट्यूब्स खुली हुई हैं। अगर ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं, हर चीज़ नॉर्मल है, तो इसको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। अगर ट्यूब्स की प्रॉब्लम हो तो उसको ट्यूबर फैक्टर रिलेटेड इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ओवरी एग ना बना रही हो तो फिर हमें उसके मज़ीद टेस्ट करा के ही देखना पड़ता है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जैसे मम्स है, उसके बाद ओवरीज़ के अंदर भी इन्फेक्शन होता है और खुदा न खास्ता 40 साल से पहले ख़वातीन के बच्चा पैदा करने की सलाहियत में कमी आ जाती है, जिसको प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं कि एग्स बनाने की सलाहियत ही कम हो गई। तो इन तमाम टेस्टों के बगैर हमें बांझपन या बेऔलादी का इलाज शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमें वजह पता चलेगी तभी हम सही इलाज कर पाएंगे। डॉक्टर कनीज़ फातिमा, मुझे आपसे पूछना है कि मर्दों की सीमेन एनालिसिस के अलावा और कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं? अच्छा जी, देखिए, जब हम लोग इनफर्टाइल कपल की असेसमेंट शुरू करते हैं ना, डॉक्टर आलिया ने कहा कि पहले हम हिस्ट्री लेते हैं, फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं, फिर हम कुछ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। प्राइमरी इसलिए कहते हैं, अभी इतनी सारी हमारे पास, असल में इनफर्टिलिटी ना इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब पेशेंट को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हम महंगे महंगे इन्वेस्टिगेशन लिख के देते हैं। हमारा हेल्थ सिस्टम, या तो गवर्नमेंट में आप जाएँ तो ऐसा है कि पेशेंट को बेचारे को इस प्रॉब्लम के साथ लंबी लंबी लाइनों के साथ अपने आप को दिखाना पड़ता है, महीने में विज़िट करना मुश्किल होता है और प्राइवेट में बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप पे कुछ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा कि हम सीमन एनालिसिस कराते हैं। अब सीमन एनालिसिस जो हम कराते हैं उसमें हम देखना क्या चाहते हैं बेसिकली, तो हम जब मेरे पास कोई कपल आता है तो मैं सिंपल से एक बात करती हूँ कि देखो बेटे, आपके लिए मैंने काफ़ी सारे टेस्ट कराने हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ ज़रूरी टेस्ट करा रही हूँ, ये फर्स्ट 2-3 थिंग्स देखने के लिए। हस्बैंड का एक टेस्ट होगा, तुम्हारे मल्टीपल टेस्ट होंगे। फ़ीमेल को हमेशा मल्टीपल प्रोसेस से ही गुजरना पड़ता है। अब वो होता है कि फ़ीमेल का हमने ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करा लिया, अल्ट्रासाउंड भी करा लिया, लेकिन मेल का हमने सीमन एनालिसिस हमें चाहिए होता है। जैसे आपने कहा था ना कि हमेशा फ़ीमेल पे ही हमारा स्ट्रेस रहता है, नहीं, हम पहली प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस के अंदर सीमन एनालिसिस कराते हैं। मर्द की ईगो आड़े नहीं आती बीच में? बिल्कुल आती है। ऐसा होता है कि आपके पास 4 में से एक पेशेंट ऐसी ज़रूर होगी जो कहेगी मेरे हस्बैंड नहीं कराएंगे, मेरे हस्बैंड नहीं कराएंगे डॉक्टर साहब, वो यही कहती हैं। तो मैं तो उनसे एक ही बात कहती हूँ, मेरी अपनी प्रैक्टिस है कि देखो, बात ये होती है कि हम जो भी ट्रीटमेंट देंगे ना पेशेंट को, वो आ रही है प्रेगनेंसी के लिए, उसको ट्रीटमेंट चाहिए, उसको ये नहीं पता कि कॉज क्या है मेरा, मैं सही होंगी या नहीं होंगी, ये चीज़ें उसको समझने से पहले उसकी एक ही ख्वाहिश है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। तो जब वो मेरे पास आ रही हो और मैं ये कह रही हूँ कि मैं तुम्हें ट्रीटमेंट शुरू करूँगी, उस ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट है, एक लिमिटेशन है। मैं किसी को बहुत लंबे 2 साल 4 साल ट्रीटमेंट नहीं दे सकती। देयर इज़ सम इथिकल प्रॉब्लम, देयर इज़ सम हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब जैसे डॉक्टर आलिया ने कहा ना कि यंग कपल आ जाता है, लड़की ने पहले ही से किसी के पास क्लिनिक से 3-4-6 महीने की ट्रीटमेंट खाई हुई, तो हमारे हाथ यूँ बन जाते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हम कहते हैं कि देखो, अब तुम्हें जो है ना स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, या अगर आप खुद कहीं फर्टिलिटी सेंटर में बैठ रहे हैं तो आप वहाँ बुलाते हैं, क्योंकि अब आप मज़ीद उसको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो हम यही कहते हैं कि देखो, एक सीमन एनालिसिस एक सिंपल रिपोर्ट है तुम्हारे हस्बैंड की जो हमें चाहिए, और वो एक ही बता देगी कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। अच्छा सुने, एक ही काफ़ी होती है, इसको 3 करनी चाहिए? नहीं, 3 दफ़ा अगर डिफरेंट एक आपने कराया उसमें हम 4 पैरामीटर्स देखते हैं सीमन के अंदर। चारों पैरामीटर्स आपके स्टैंडर्ड्स पे हैं तो आपको कुछ करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है।
हाँ, आप हिस्ट्री ज़रूर लेंगे, आप एग्जामिनेशन ज़रूर लेंगे, आप लाइफ स्टाइल बताएंगे उसको, हेल्दी लाइफ स्टाइल बताएंगे, कुछ सप्लीमेंट दे देंगे, ये एक रूटीन की प्रैक्टिस है। लेकिन जब आपने सीमन एनालिसिस करा लिया और एक रिपोर्ट भी आपके पास नॉर्मल आ गई जिसमें चारों पैरामीटर्स, जिसमें हम उसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं, नंबर देखते हैं, उनकी वाइटलिटी देखते हैं और उनकी मोर्टेलिटी, ये 4 चीज़ें हम देख रहे होते हैं। हमें लगता है कि भाई नंबर भी नॉर्मल है, हरकत भी सही कर रहे हैं और ज़िंदा जितने हम वाइटल चाहिए होते हैं, हमें जितने % वाइटल चाहिए वो भी हैं, तो हम कहते हैं अब फर्दर कोई टेस्ट हस्बैंड का नहीं होगा, उसको किसी टेस्ट की फ़र्दर ज़रूरत नहीं, ना एग्जामिनेशन, ना ही किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके पास कोई सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट आती है और वो सब ऑप्टिमल है, सब ऑप्टिमल का मतलब क्या है, एक पैरामीटर ख़राब है, मोर्टेलिटी नहीं है उसमें, 5% मोर्टेलिटी है, 2% मोर्टेलिटी है, तब हम सोचते हैं, पहले सबसे पहले हम फिर जाते हैं हिस्ट्री पे कि क्या ऐसा फैक्टर है, ऐसा तो नहीं कोई लाइफ स्टाइल फैक्टर है, बहुत स्मोक करता है, या प्रॉपर तरीके से सैम्पल कलेक्शन नहीं हुई। सैम्पल कलेक्शन भी प्रॉपर बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि किस तरह जाना है, उनको कहाँ देना है, और हमारी एडवाइस ये होती है कि डायरेक्ट जाके दिया जाए। जो घर से सैंपल लेके जाया जाता है उसमें मोर्टेलिटी अमूमन ख़राब आती है, क्योंकि आधे घंटे के बाद उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये कि अगर आपके पास एक पैरामीटर ख़राब है या 2 पैरामीटर ख़राब है, हम जब कॉज की बात कर रहे थे ना, हम तो हमने कहा था कि ऐसा हो सकता है कि भाई टेस्टिस एक चीज़ है जो कि स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है, मेल जम्स बना रही है। अगर वो किसी वजह से डैमेज हो गई, किसी भी वजह से, हर्निया था बच्चे को, मम्स हुआ था, कोई बहुत ज़्यादा उसका कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से, या कीमोथेरेपी हुई है, चोट भी लग गई है, चोट लगी है, अब अगर वो डैमेज हो गया तो क्या होगा, स्पर्म नहीं बनेगा। जब स्पर्म नहीं बन रहा होगा तो हमारी बॉडी के सर्टन हार्मोन्स होते हैं जो स्पर्म बनाना चाहते हैं, वो बहुत रैपिडली बढ़ जाते हैं। तो हम फिर उन इन्वेस्टिगेशंस पे चले जाते हैं, हम FSH कराते हैं, LH कराते हैं, प्रोलैक्टिन होता है एक लेवल जो फीमेल में कराया जाता है, वो बिल्कुल मेल को ऑफर किया जाता है। देखा जाता है कि कॉज क्या है, ऐसा है कि टेस्टिस का प्रॉब्लम है, ऐसा है कि देखें, बात ये होती है कि जब हम इनफर्टिलिटी की बात करें ना, एग रिलीज़ की बात करें, स्पर्म की बात करें, तो सिर्फ इसका ताल्लुक सेक्सुअल ऑर्गन से नहीं है, इसका ताल्लुक हमारे ब्रेन से भी है। हमारे ब्रेन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जो सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे किसी को ट्यूमर है, ब्रेन में ट्यूमर है, और वो गलत तरीके से एक्सेसिव हार्मोन रिलीज़ कर रहा है, इसका इफेक्ट भी आपकी फर्टिलिटी पे पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि इससे फर्टिलिटी आपकी मुतासिर नहीं होगी। अच्छा, ऐसा भी मुमकिन है कि फीमेल और मेल दोनों के टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो, सारे के सारे, जी, और फिर भी वो कंसीव नहीं कर बिल्कुल रहे हो? ऐसा, क्योंकि बिल्कुल। मेरे एक जानने वालों में 14 साल तक वो कपल इंतज़ार करता रहा बिल्कुल और नहीं हुई उनके यहाँ, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को डिवोर्स दिया, उसके बाद दोनों ने अलग अलग जगह शादी की, अब दोनों के घर में बच्चे हैं। बिल्कुल। तो ये क्या वजह है? बिल्कुल सही कहा, एक इम्यून फैक्टर भी होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टेस्ट नहीं है। इम्यून फैक्टर का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर मेरा ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव, मुझे कोई दे देगा O पॉजिटिव, तो मेरा ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिएक्शन हो जाएगा। सिमिलरली जो प्रेगनेंसी होती है ना, जिसमें मेल और फीमेल एग्स आपस में मिलते हैं, वो भी एक बॉडी का इटसेल्फ बॉडी का ऑर्गन नहीं है। सम टाइम बॉडी उसके खिलाफ एक इम्यूनिटी होती है, जैसे कि स्पर्म के खिलाफ एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है जो स्पर्म को किल कर देती है। हाँ, फॉरेन बॉडी आ गई। हाँ, सिमिलरली सम टाइम ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी हो रही होती है लेकिन वो आके इम्प्लांट नहीं होती, यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम, उसकी लेयर्स में प्रॉब्लम, आपकी बॉडी के हार्मोन्स के सिस्टम का मसला है, तो वो आके वहाँ पे अटैच नहीं हो रही है, इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन फेलियर। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है जो हम इसके लिए कराएं। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट बहुत सारे होते हैं, लोगों ने बहुत सारा टेस्ट करवाया कि देखा जाए कि खास फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के। ऐसा तो नहीं है कि ये इसकी एंटीबॉडीज़ ऐसे हैं और इसकी मेल के एंटीबॉडीज़ ऐसे हैं और इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो ये बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए कराया गया कि हम देखें तो हम उसके अगेंस्ट में ऐसी चीज़ें दें जो कि इम्यूनिटी को कम कर दे, जैसे स्टीरॉइड हो गया, एंटीबॉडीज़ हो गई। तो अभी तक रिसर्च ने, अभी तक एविडेंस ने हमें नहीं बताया कि हमारे पास कोई ऐसा प्रूवन टेस्ट है जो इस चीज़ को डिग आउट करे, या हमारे पास कोई ट्रीटमेंट है जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को चेंज कर सके बॉडी के। अब आ जाएँ डॉक्टर आलिया बानो इलाज पर। जी बिल्कुल। इस इनफर्टिलिटी का इलाज किस तरह किया जाता है, मेल में भी और फीमेल में भी? देखिए, इलाज हमेशा वजह को मद्देनज़र रख के किया जाता है। जहाँ हमने बात की कि हमने पूरी डिटेल हिस्ट्री ली, एग्जामिनेशन किया, फिर इन्वेस्टिगेशंस बहुत डिटेल में डिस्कस हुई, तो जो वजूहात आती हैं ना, उसके लिहाज से इलाज किया जाता है। अगर किसी, जैसे ख़वातीन से अगर हम शुरू करें, वज़न ज़्यादा है, अंडा नहीं रिलीज़ हो रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं, लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब्ड है, और स्लीप पैटर्न की एक बात रह गई है अभी तक। स्लीप पैटर्न, जैसे आजकल के बच्चे हैं जो शायद सारी रात जागते हैं और दिन भर सोते हैं,
उससे ख़ास हार्मोन हमारा रिलीज़ होता है मेलाटोनिन, उसकी डिस्टर्बेंस हो जाती है जिसकी वजह से ओवरीज एग रिलीज़ करना छोड़ देती हैं। ये भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज के अंदर ही आता है। तो सबसे पहले तो एजुकेट करना होता है कपल को, ठीक है। यहाँ पर भी कपल की बात, काउंसलिंग जो होगी वो कपल की होगी कि अगर हस्बैंड स्मोकिंग कर रहा है, गुटखा खा रहा है, मावा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, अल्कोहल ले रहा है, या वाइफ किसी तरह की एडिक्शन का शिकार है, तो वो उसको कम करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे, ख़त्म करने की हद तक। और उसके अलावा शायद वो पीरियड भी बताया जाता है जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद एजुकेशन इस बात की जाती है कि आपका फर्टाइल पीरियड कौन सा है। जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि हमारे पास 3 चीज़ें अहम हैं, एग का मौजूद होना, स्पर्म का नॉर्मल और एक्टिव होना, और ट्यूब का खुला होना। अगर ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं और हस्बैंड एंड वाइफ उन ख़ास दिनों में इंटरकोर्स कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो प्रेगनेंसी हो सकती है। तो हम उन्हें फर्टिलिटी पीरियड के बारे में एजुकेट करते हैं। इसके अलावा कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं, जैसे फॉलिक एसिड दिया जाता है, हस्बैंड को कुछ मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम कि हमें फैक्टर्स क्या क्या मिले। एनोवुलेशन की हमने बात कर ली कि एग रिलीज़ नहीं हो रहा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये हो जाएगा कि जी आपने अपना वज़न कम करना है, स्मोकिंग छोड़नी है, अल्कोहल छोड़ना है। वेट कम करने से ज़्यादातर ख़वातीन का अंडा रिलीज़ ना होने वाला मसला तो हल हो जाता है। स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद कुदरती तौर पे एग रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। इसके लिए कुछ दवाइयाँ भी आती हैं। जहाँ पर एग नहीं बन रहा होता, मरीज़ा का वज़न बिल्कुल ठीक होता है, हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट सही होती है, वहाँ पर हम फिर एग बनाने की दवाइयाँ देते हैं। ये दवाइयाँ सबसे अहम मैं जो पैगाम देना चाहूँगी, ये दवाइयाँ कोई पैनाडोल की टैबलेट्स नहीं हैं, ठीक है। ये कोई फॉलिक एसिड के टैबलेट्स नहीं हैं। इन सब के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये हम किसी भी मरीज़ को 12 महीने से ज़्यादा पूरी ज़िंदगी में नहीं दे सकते। जबकि बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ दाइयाँ तक ये दवाइयाँ दे रही हैं। यानी हमारे पास मरीज़ आते हैं जो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास से नहीं आते हैं, कोएक्स के पास से आते हैं, 6 महीने 8 महीने दवा खा के आते हैं। डॉक्टर कनीज़ ने बात की कि उस वक्त हमारे हाथ बन जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और हमें गुस्सा भी कभी आता है। हम पूछते हैं कि क्यों ऐसा, क्या मुश्किल हुई थी कि आपने इतनी दवा खाई। तो बहुत सोच समझ के दवाई दी जाती है, उसकी ख़ास मकदार दी जाती है, फिर उसको फॉलोअप किया जाता है। एग बनाने की दवा देने का मतलब ये नहीं होता है कि हम मरीज़ को छोड़ देंगे, क्योंकि उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं। उसकी मल्टीपल प्रेगनेंसी और ट्विन वगैरह भी बिल्कुल, उसमें ट्विन्स भी होते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज भी होती हैं। टाइम के साथ साथ देखें जिस तरह से मेडिसिन में चीज़ें एवोल्यूट हुई हैं, बेहतर हुई हैं, उसके बाद मल्टीपल प्रेगनेंसी वाली प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो एक ही एग रिलीज़ करती हैं, उससे भी मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके ओवुलेशन इंडक्शन के अलावा, यानी अंडा बनाने की गोलियों के बाद अल्ट्रासाउंड करा के देखा जाता है, फिर कुछ इंजेक्शंस वगैरह देने का मरहला होता है। ये तो हो गया ओवुलेशन का मसला। अब जहाँ पर ट्यूब्स ब्लॉक हों या सिमन के हस्बैंड की जो रिपोर्ट आई है उसमें स्पर्म्स की क्वालिटी में प्रॉब्लम हो, या दोनों कपल की रिपोर्ट्स मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हैं, जिसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, वहाँ पर फिर हमारे पास आ जाते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जिसको ARTs कहा जाता है, जो कि स्पेशलिस्ट सेंटर्स पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स करते हैं, जिनके पास बेसिक गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की स्पेशलाइजेशन से भी आगे का तजुर्बा होता है, जो स्पेशली इन चीज़ों को पढ़ते हैं और इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। जो ART या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं, उसमें जो सबसे बेहतरीन है वो IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी है, जिसके अंदर क्योंकि एग बन रहा है या हम दवा के ज़रिए बना रहे हैं, सिमन है, सिमन में एक स्पर्म है जो बहुत अच्छा है, ठीक है। सारे मिलियंस में जो हमें जो स्पर्म चाहिए वो अगर नहीं है, तो एक भी स्पर्म अगर हमें अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है तो हम उन दोनों को लेबॉर्ट्री में मिलाते हैं। उससे जो फर्टिलाइज्ड बेबी बनता है उसको एक मखसूस दिनों के बाद यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्योंकि इसमें स्पर्म शौहर का होता है, एग खातून का होता है, तो इसमें कोई रिलीजियस प्रॉब्लम नहीं है। इसको IVF कहा जाता है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के अंदर, जहाँ पर हस्बैंड के सिमन के अंदर प्रॉब्लम्स हों, और इन 2 तरीक़ों के अंदर हमें इसके ऊपर जाना होता है। या हमने मल्टीपल ओवुलेशन इंडक्शन, यानी अंडा बनाने की मल्टीपल दवाइयाँ दे दी, एग्स बन भी रहे हैं, कपल को जिस तरह बताया गया है वो फॉलो कर रहा है, मिल रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उस सूरत में भी हमें IVF पे जाना पड़ता है। लेकिन जो बहुत ही तकलीफ़ से बात है वो ये है कि फ़िलहाल ये ट्रीटमेंट की जो तरीका है वो काफ़ी महंगा है और हर कपल के पास अवेलेबल नहीं होता है, हर कपल इसके ऊपर दस्तरस नहीं रखता है। फिर भी हम उन्हें सेंटर्स पर रेफ़र ज़रूर करते हैं। और सबसे अहम ट्रीटमेंट का जो एस्पेक्ट है वो ये है टेंडर लविंग केयर। हमें अपने कपल को, अपने मरीज़ को साइकोलॉजिकली बहुत सपोर्ट करना होता है, क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा
जहनी तौर पे मायूस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, और ज़ाहिर है उनकी सपोर्ट के ग्रुप्स होते हैं। हमें उनको बहुत ज़्यादा फैमिली की भी एजुकेशन की ज़रूरत है, कपल की भी एजुकेशन की ज़रूरत है इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछूंगा, स्पर्म काउंट बढ़ाने की भी मेडिसिन आती हैं अगर कम है स्पर्म? देखिए बिल्कुल मैं आपको एविडेंस बेस्ड बात बताऊंगी। कॉज बेस्ड होता है। कॉज बेस्ड का मतलब क्या है कि स्पर्म क्यों कम है। ठीक है, एक हमने कहा कि आपके टेस्टीज़ में प्रॉब्लम है। अगर टेस्टीज़ में प्रॉब्लम है तो आप कोई दवाई, कोई चीज़ आप पे काम नहीं करेगी। अगर मर्द, जिस तरह औरतों की ट्यूब्स होती हैं, इस तरह मर्द की भी ट्यूब्स होती हैं जो टेस्टीज़ से स्पर्म लेके बाहर आती हैं। वहाँ पे कोई रुकावट की वजह से कम आ रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा है कि उसको प्रोसीजर किया जाता है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है, या वेराइकोसील जो आपने बताया था उसमें भी ऐसा होता है कि कभी कभी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उसमें आपको ज़िंदा स्पर्म कम मिलते हैं, कम मोटाइल स्पर्म मिलते हैं, क्योंकि वो स्टोर हुए होते हैं, वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें पता चलता है ये तो ज़्यादा डेड पड़े हुए हैं या इमोटाइल हैं। तो ये वेराइकोसील में होता है, जिसकी ट्रीटमेंट है कि हम उन वेसल्स को, उसमें वेसल्स बेसिकली खून की नालियाँ जो होती हैं वो फूल जाती हैं, जिसकी वजह से स्क्रॉटम का टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं रहता है, और वहाँ पे स्पर्म जो होते हैं वो स्टे भी करते हैं, उनका लंबा स्टे हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल ट्रीटमेंट है, और उस ट्रीटमेंट के बाद जो स्पर्म, नंबर ऑफ़ स्पर्म को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से जैसे मैंने अभी कहा कि कभी कभी हम जो दूसरे टेस्ट करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई लॉजिक होता है। यानी हम किसी पेशेंट को अपनी मर्ज़ी से कोई टेस्ट नहीं लिख के दे सकते अनटिल अनलेस कि वी नो दैट इसका फ़ायदा होगा, इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो अगर हमने देखा कि प्रॉब्लम यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे आपके सम टाइम बाय बर्थ आपका यहाँ पे ग्लैंड ही नहीं होता है, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक फेलियर। यहाँ से वो हार्मोन रिलीज़ ही नहीं हो रहे हैं जो टेस्टिस से स्पर्म बनाए, तो आपको इंजेक्टेबल हार्मोन देना पड़ता है, और बहुत अवेलेबल है। इसको हम कहते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये पंप्स की फॉर्म में आता है, मंथली रिपोर्ट होता है, हम लगा देते हैं स्किन के नीचे और ये रिलीज़ होता रहता है, और ये बिल्कुल नेचुरल, जैसे आपकी बॉडी के ब्रेन के हार्मोन इसी तरह से काम करता है। और ये फिर टेस्टिस पे जाएगा, टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो प्रेगनेंसी वो हो सकती है। और ऐसी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी दुनिया भर में हुई हैं जो इस ट्रीटमेंट के बाद हुई हैं। अब पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में हमारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हमारे पास है, और बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं जहाँ पे ये काम भी हो रहा है, और बहुत अच्छा हमारा रिज़ल्ट भी है। जैसे कि अगर कोई कपल हमारा जाता है IVF के ऊपर, तो हम उसकी काउंसलिंग में एक बात बताते हैं कि जो सक्सेस रेट है, एक साइकिल 4.5 लाख की है, 5 लाख की है, 6 लाख की है। अगर कपल हमारा जा रहा है तो वो ज़रूर जानना चाहेगा कितना सक्सेस है। मैं ये कोशिश कर रही हूँ डॉक्टर साहब, हर एक ये चाहेगा कि 100% सक्सेस हो। तो अब ये है कि अगर आपने कपल को वहाँ भेजा तो आपको ये बताना है कि सक्सेस इज़ जस्ट 20 to 30%, और डिपेंड करते हैं सारे फैक्टर्स के ऊपर। तो अब ये चीज़ें जो होती हैं आपके पास, कि अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ों की ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास अगर स्पर्म की क्वालिटी ख़राब है तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि रीज़न क्या है, और अगर वो रीज़न ट्रीटेबल है कि उसको IVF पे ना जाना पड़े, ट्रीटेबल है, सारे प्रोसेस से पेशेंट को ना गुजरना पड़े, और उस पर एक्सपेंसेस भी हों, साइकोलॉजिकल भी स्ट्रेस हो, सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते ये भी स्ट्रेस। और हमारे यहाँ एक जो चीज़ है ना, जो बहुत, मेरे पास 50% लोग ऐसे आते हैं जो डरते हैं, डॉक्टर साहब एग हमारा ही होगा, ऐसा तो नहीं है एग किसी और का होगा। ये बहुत बड़ा इशू है जी। वो तो मशीन में रखा गया है ना, वहाँ पे तो 10 एग हैं, वो उनको, हालांकि हम बताते हैं देखिए क्वालिटी एश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस काम में आपका एथिकल, आपकी क्वालिटी एश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस लैब में आप काम करें वो लैब बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम उनको बताते हैं कि ऐसा नहीं है 100% आपका होगा, नहीं, लेकिन वो तो बॉडी के बाहर मिल रहा है। तो इवन पढ़े लिखे लोग जो हैं उनके ये शक और शुबहात होते हैं, और वो डरते हैं। बीइंग अ मुस्लिम वी हैव सम लिमिटेशन। आप इंडिया में चले जाएं, बहुत हाई फर्टिलिटी रेट है IVF पे, वाई, डोनेटेड एग है, डोनेटेड स्पर्म है। आप UK चले जाएं, USA चले जाएं, वहाँ पे इनफर्टिलिटी रही नहीं है, बिकॉज कि हेल्थ इज़ फ्री, प्लस आपके पास ओवम डोनेशन और स्पर्म डोनेशन का ऑप्शन है। तो वहाँ पे इनफर्टिलिटी हमारी जैसी नहीं, हमारी इनफर्टिलिटी उनसे कई गुना ज़्यादा है, और कई गुना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, और हमारी लिमिटेशन भी बहुत है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस घराने में सिर्फ लड़कियां पैदा हो रही होती हैं, आमतौर से ससुराल वाले उस पर बहू पर इल्ज़ाम दे रहे होते हैं, उसे ताने दे रहे होते हैं। इसे आज हमारे नाज़रीन के लिए क्लियर करें कि इसमें मेल फैक्टर होता है या फीमेल फैक्टर होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है मंसूर साहब, बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक चीज़ इस प्रोग्राम के ज़रिए क्लियर हो जानी चाहिए, औलाद लड़का हो या लड़की हो, दोनों सूरतों में सिर्फ़ और सिर्फ बाप के थ्रू ही हो सकता है।
खातून के जो एग्स होते हैं ना, उनके अंदर सिर्फ एक ही तरह के क्रोमोसोम होते हैं, XX। जो फादर होता है बेबी का, उसके पास 2 तरह के होते हैं, एक X होता है, एक Y होता है। अगर खातून के एग के साथ X जाके मिलेगा, 2 X हो जाएंगे तो लड़की पैदा होगी। अगर फादर की तरफ से, बाप की तरफ से Y जाके मिलेगा तो XY हो जाएगा और लड़का पैदा होगा। तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर होनी चाहिए अब हमारी आवाम को कि औलाद का मर्द होना या खातून होना, लड़का हुआ या लड़की हुई, ये दोनों चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मर्द के ऊपर डिपेंड करती हैं कि जिस वक्त ये बच्चा ठहरा था उस वक्त कौन सा जरसूमा, कौन सा जो क्रोमोसोम था वो फादर से मदर में ट्रांसफ़र हुआ है, X क्या है या Y क्या है। नाजरीन, आपने हमारे माहिरीन से आज इनफर्टिलिटी पर तफसीली गुफ्तगू सुनी। इस सारी गुफ्तगू से ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि इनफर्टिलिटी की ज़िम्मेदारी किसी एक फरीक यानी औरत पे नहीं डाली जा सकती। अगर कोई नुक्स किसी फ़ीमेल में है तो मर्द में क्यों नहीं हो सकता। इसलिए बग़ैर तफ्तीश और बग़ैर तहक़ीक़ के किसी एक फरीक को उसका ज़िम्मेदार करार देना दुरुस्त बात नहीं है। इसके अलावा अगर किसी घराने में सिर्फ बेटियां ही पैदा हो रही हैं तो इसमें भी औरत का कोई कसूर नहीं होता। ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी और मंशा पर मबनी है कि वो जिसे चाहे बेटियां दे और जिसे चाहे बेटा दे। मेडिकल साइंस की तहक़ीक़ से ये बात साबित हो चुकी है, जैसा कि हमारी डॉक्टर ने बताया, कि ये सारा इन्हिसार बेटा या बेटी पैदा करने का मर्द पर होता है। इसलिए मेरे लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपके घराने में सिर्फ लड़कियां पैदा हो रही हैं तो अपनी बहू को ताना हरगिज़ ना दें, और इस रहमत को, जो बेटियां हैं वो रहमत है, इसे आप अल्लाह ताला की मर्ज़ी और मंशा समझकर खुश असलूबी से कबूल करें। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का आज वक्त ख़त्म हुआ। हम अपने दोनों मेहमानों डॉक्टर आलिया बानो और डॉक्टर कनीज़ फ़ातिमा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की और हमसे अपनी मुफीद मालूमात शेयर की। अपने मेज़बान डॉक्टर मंसूर नूरानी को आइंदा हफ्ते तक किसी नए मर्ज़ और किसी नए मौजू पर गुफ्तगू के लिए अपने माहिरीन के साथ पेश होने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।